हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स, हार्मोन्स के ग्रुप्स जो हैं, उन पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और फिर ये हार्मोन्स कैसे एंड टारगेट ऑर्गन्स पे अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो इसमें एल्डोस्टेरोन आता है। हमें मालूम है जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं एंड वन ऑफ देम इज एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन बेसिकली, अब हम ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स इस एल्डोस्टेरोन के मेकिंग में इफेक्ट करेंगे। ठीक, अब मान लो सर्कुलेशन है। ठीक, सर्कुलेशन में बीपी मान लो गिर रहा है। ठीक, अब किसी पेशेंट का मान लो ब्लड वॉल्यूम किसी वजह से गिर गया, कम हो गया, तो बीपी उसका अल्टीमेटली फॉल हुआ। ठीक, तो जो वैस्कुलेचर, जो वेसल्स में सोडियम कंटेंट होगा, वो मैक्युला डेंसा सेल्स सेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैक्युला डेंसा को ये लग रहा है कि सोडियम कम है, तो फिर मैक्युला डेंसा जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और जेजी सेल्स को बोलेंगे कि रेनिन बनाओ। ठीक, अब रेनिन क्या करता है कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, ठीक, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को क्लीव करता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि लीवर से बनता है, और रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजन बन जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए एक एंजाइम होता है जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, और उस एंजाइम का नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इस सेल को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, इस रिसेप्टर के थ्रू। अब हम जोना ग्लोमेरुलोसा का एक सेल यहाँ पे लेंगे और हम ये देखेंगे कि ये वाला फैक्टर और जो भी और भी फैक्टर्स हैं, मान लो हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज हुआ, फिर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज हुआ, तो एसीटीएच भी ग्लोमेरुलोसा सेल को स्टिमुलेट कर सकता है, एंजियोटेंसिन 2 भी स्टिमुलेट कर सकता है, और फॉलिंग सोडियम हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपरकलीमिया भी इसको स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, हमें मालूम है ये रिसेप्टर्स हैं जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स, तो फिर जी स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जी स्टिमुलेटरी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को बढ़ाएगा, फिर उसके बाद एंड में प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन काइनेस ए है ये फॉस्फोराइलेट करेगा बहुत सारे एंजाइम्स को। अब हमें मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो काम आता है स्टेरॉइड सिंथेसिस में, तो बहुत सारे साइकिल्स के बाद एल्डोस्टेरोन बनता है। ठीक, तो यही प्रोटीन काइनेस ए जाके साइकिल्स को कैटेलाइज करेगा या फॉस्फोराइलेट करेगा एंजाइम्स को, ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो जाए और बहुत सारा एल्डोस्टेरोन बने। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। एक एक और होता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, उसका भी इफेक्ट जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, वो जी इनहिबिटरी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो जब जी इनहिबिटरी को इफेक्ट करता है तो एक स्पेशल प्रोटीन चैनल बन जाता है यहाँ पे, और सेल के पोटेशियम को बाहर फेंकता है। सेल के पोटेशियम को बाहर फेंकेगा तो सेल का जो नेचर हो जाएगा वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। तो एक तरह से
इस सेल के एल्डोस्टेरोन की मशीनरी को ये हैम्पर करेगा। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर्स देखा कि एंजियोटेंसिन 2 ग्लोमेरुलर सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनाने के लिए। एसीटीएच भी ज़्यादा बनाने के लिए, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनाने के लिए इफेक्ट कर सकता है। हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरकैलेमिया भी एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनाने में काम आ सकता है। लेकिन एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड इनहिबिट करता है ग्लोमेरुलर सेल्स को एल्डोस्टेरोन बनाने से। और एक बार एल्डोस्टेरोन बन गया तो हमें मालूम है कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग वेसाइकल्स में स्टोर नहीं कर सकते। तो जो भी एल्डोस्टेरोन बनेगा वो सारा ब्लड में प्रेजेंट होगा और फिर ब्लड से होते हुए जाके इसका जो एंड टारगेट ऑर्गन है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे जाके एक्ट करेगा। अब हम ये देखते हैं कि नेफ्रॉन पे जाके कैसे डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स पर ये इन्फ्लुएंस करेगा और अल्टीमेटली आगे जाके क्या रिस्पॉन्स होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हम लोग एक सेल यहाँ पे मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा करके बना लेते हैं। एल्डोस्टेरोन हमारा अब ब्लड में आ चुका था। ठीक, तो अब ये बताओ, सेक्स हार्मोन्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, तो इनका जो रिसेप्टर होगा वो सरफेस पे होना चाहिए या साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, वो बेसिकली इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में हो सकता है या तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में हो सकता है। मान लो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो एक बार ये अंदर आ गया तो ये अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, एक्टिवेट करने पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो फर्स्ट मतलब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ जीन्स होते हैं जो इसके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं इस सेल के, उनको एक्सप्रेस करता है। तो ये एक्सप्रेस होके हमें मालूम है मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से फिर कुछ ना कुछ प्रोटीन बन के आएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये कौन से प्रोटीन्स हैं। 3 तरह के प्रोटीन होंगे। ये एक चैनल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक चैनल हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये एक चैनल हो गया। ठीक, प्रोटीन हो गया। और यहाँ पे मान लो ब्लड वेसल है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ने बेसिकली आपके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया और फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बना लिया और जो जेनेटिक कोड था पर्टिकुलर चैनल्स के लिए उनको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक्सप्रेस करने के बाद वो प्रोटीन्स बन गए ट्रांसलेशन के थ्रू और ये प्रोटीन्स अपनी अपनी जगह जाके लग गए। तो जो पहला चैनल, जो पहला प्रोटीन है वो क्या करता है, 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लाता है और इसको हम जानते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद एक चैनल होता है। हमें मालूम है कि मैक्सिमम चीजें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से 95 से 90 to 95% अब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें माइन्यूट क्वांटिटी में आगे भी यूरिन में चली जाती हैं। तो जो सोडियम एस्केप हो गया वो इस चैनल के थ्रू अंदर आएगा। ठीक है,
ये एक चैनल हो गया इसका सोडियम को अंदर लाने का। फिर उसके बाद ये वाला जो चैनल होगा वो इस सेल के अंदर के पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो मैंने अब तक 3 प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बताए यहाँ पे। एक तो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन पे। फिर लुमिनल साइड पे सोडियम का एक चैनल बनेगा और पोटेशियम का एक चैनल बनेगा। सोडियम को अंदर अब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को बाहर फेंकेगा। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो क्या कर रहा है कि सोडियम इस सेल से बाहर फेंक रहा है वापस ब्लड वेसल में, मान लो। ठीक है, तो अंदर एक तरह से ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अंदर सोडियम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यूरिन से जो सोडियम आ रहा है वो खिंच जाएगा अंदर, और जो अंदर पोटेशियम पंप हो रहा है उसका वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ रहा है, तो अंदर से, सेल के अंदर से बाहर आ जाएगा पोटेशियम। तो एक ध्यान देने वाली बात ये हो गई कि यूरिन में क्या आने लगेगा, पोटेशियम आने लगेगा। और ये वाला सोडियम जो है, जो अंदर आया, वो अल्टीमेटली सोडियम चैनल्स के थ्रू ब्लड वेसल में अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और हमें ये मालूम है कि जहां जहां सोडियम जाता है इट ड्रैग्स, वो ड्रैग करता है किसको, H2O को। तो अगर सोडियम अंदर आया तो वो वाटर को भी पुल करेगा अपने साथ। ठीक है, तो ब्लड वेसल में क्या आ गया, सोडियम H2O, इसी को बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली एल्डोस्टेरोन ने क्या करके दिखाया, हमारा एल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेंट क्या था, लो बीपी था। हमारे सर्कुलेशन का लो बीपी था, तो उस वजह से क्या था कि हमारा रेनिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसके बाद एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ, एल्डोस्टेरोन आया, एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन पे आके एक्ट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स पर, और फिर कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाता है, चैनल्स बनाता है, और फिर सोडियम और वाटर को रिटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब सोडियम वाटर को रिटेन करेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि सोडियम और वाटर पुल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर बीपी भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली लो बीपी को करेक्ट कर दिया एल्डोस्टेरोन ने। तो हम लोग यहाँ पे फीचर्स लिख लेते हैं, सोडियम H2O रिटेंशन। ठीक, उसके बाद यूरिन में जा रहा है सारा पोटेशियम, इसका मतलब जो भी पोटेशियम ब्लड वेसल में जाना चाहिए था वो यूरिन में लॉस्ट हो गया, तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, ब्लड में पोटेशियम कम होने लगेगा। ठीक है, और एक और चीज है कि कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो इस प्रोटॉन्स को भी बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स को बाहर फेंकते हैं तो इसलिए ब्लड का जो पीएच होगा वो बढ़ने लगेगा, तो हम लोग ब्लड का जो पीएच होगा वो एल्कलॉटिक हो जाएगा, तो एल्कालोसिस। ठीक है, तो ये जो 3 मेन फंक्शंस हैं ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस हैं। ठीक, तो इस तरह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बनते हैं, उसके बाद डीसीटी पे आके काम करते हैं, और इस तरह से ये 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग को मिनरलोकॉर्टिकॉइड समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।